इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा की एपिसोड नंबर 10। मैं हूं आपका मेज़बान और मेरे साथ होते हैं हर शो में हमारे तज्ज़ियाकार सैयद सलमान शाह। उनको वेलकम करते हैं अपने शो में। आगे बढ़ने से पहले अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो तुरफा तमाशा का ये सिलसिला हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसकी 10वीं एपिसोड आप देख रहे हैं। और हमने पिछले अपने जितनी भी एपिसोड्स थी उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स को, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को टच किया, कवर किया और कोशिश की कि हम अपने जितने भी नाजरीन हैं और जो हमें फॉलो करते हैं उन तक हकायक और साथ साथ उसके सोल्यूशन पहुंचाते रहें और कोशिश करते रहें कि हम सच बोलें और सच का साथ दें और आप तमाम लोगों तक तमाम तरह हकायक पहुंचाएं। इस पूरे सफ़र में इन 10 एपिसोड्स के अंदर हमारा ये सफ़र कैसा रहा, आप इस मुतालिक हमें ज़रूर बताइए। आपका फीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के शो में भी हम कोशिश करेंगे कि आपको हम हकायक के ऊपर बात करें और साथ में बहुत ही तमाम तर जो चीज़ें चल रही हैं हमारे रीजन में पाकिस्तान के हवाले से और सोसाइटी से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको ना सिर्फ उनके मुतालिक हम हकायक बयान करें बल्कि उसका सोल्यूशन भी दें, सो दैट कि हम बेहतर सोसाइटी की तरफ जा सकें और पाकिस्तान एक बेहतर जगह बन सके रहने के लिए यहाँ पर। तो सलमान भाई, आज हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर करें जो कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं पाकिस्तान के, उससे मुताल्लिक इसके अलावा जो मसले हैं सोसाइटी के हवाले से उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जियोपॉलिटिकल इश्यूज के जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? हम देखते हैं कि अभी जिस तरह से अमेरिका में जो चीज़ें वो चेंज हुई हैं, क्योंकि एक सुपर पावर के अंदर जब मामला चेंज होते हैं, ज़ाहिर है नए माइंडसेट के लोग आते हैं वहाँ पर, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं। तो हमारे खत्ते के अंदर ही 2 से 3 बड़ी सुपर पावर्स मौजूद हैं। फिर ये कि जो अफ़गानिस्तान का मामला है, फिर इंडिया का मामला है, कश्मीर के जो मामला चल रहे हैं, ईरान के जो मामलात हैं, सऊदीया में जो चीज़ें चल रही हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी कंट्री पर होता है और होता आया है। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशन है उस हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखना पड़ता है, अंदरूनी और बैरूनी मामला जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस जो कि पाकिस्तान के लिए हैं। तो सलमान भाई, थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान कौन से चैलेंजेस फेस करने जा रहा है आने वाले वक्तों में? जी। जी अहमद, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं अहेड ऑफ अस, वो क्या है? देखें, हम पिछले प्रोग्रामों में भी बात करते आए हैं कि इंडिया की तरफ से आपको एक जो है वो परपेचुअल थ्रेट है, ना ख़त्म होने वाला, और वो चले जा रहा है और उसमें जो है उसकी डायनामिक्स बदलती हैं मुख्तलिफ अदवार में, लेकिन वो एक परपेचुअल चैलेंज है। उसकी बेसिक वजह उनकी वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जिसकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको मोदी की शक्ल में नज़र आई। कि उनकी बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो पाकिस्तान को ज़म करना चाहते हैं, वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं। तो जब आपके पास इस तरीके के थ्रेट मौजूद हों, जो कि आपकी एग्ज़िस्टेंस ही नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हों, तो आप कैसे सुकून से रह सकेंगे? तो ये चैलेंज तो सबसे बड़ा है आपके ईस्टर्न बॉर्डर पर। अफ़गानिस्तान की हमने बात की थी कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जो प्रेज़ेंस है, वो हमारे लिए बहुत परेशान कुन है, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ये। हम आगे भी देखते आए हैं, ओबामा और बाइडेन जब वाइस प्रेज़िडेंट थे, बहुत प्रॉब्लम हुआ, ओसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ। ट्रम्प के 4 साल किसी हद तक सुकून वाले थे, हमने अपने आप को रीऑर्गनाइज़ किया और हमने हाउस इन ऑर्डर किया, पाकिस्तान ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने वहाँ बाड़ लगाने की कोशिश की बॉर्डर पे और बहुत सारी चीज़ें हुई। और पिछले हमने प्रोग्राम में कवर भी किया कि अभी भी वहाँ थ्रेट्स मौजूद हैं और वहाँ पे जंग को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, ब्लैक वाटर टाइप के एलिमेंट्स को बिठा के। वहाँ पे भी पाकिस्तान को जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वहाँ से भी जो है वो चैलेंजेस का सामना होगा आने वाले दिनों में। हमें प्रोएक्टिव अप्रोच करने की ज़रूरत है। बियॉन्ड दैट अहमद,
एक और जो स्टॉर्म है वो जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहा है पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान को ख़्याल नहीं है। उसकी हम सेकंड सेक्शन में बात करेंगे जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस आ रहा है। कोविड तो था ही एक क्राइसिस जिसकी वज़ह से एक पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस बना वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली क्या आ रहा है वो हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। मैं दोबारा से इंडिया वाले थ्रेड पे आता हूँ पहले। देखिए इंडिया में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट हो रहा है पूरी दुनिया को पता है, हमारे पास फुटेजेस आ रही हैं, वहाँ पे वायलेंस हो रहा है। आपने रेड फोर्ट का देखा, रेड फोर्ट पे जो है वो फार्मर्स ने जो है वो चल चढ़ दौड़े और जो है वो इंडियन रिट को जो है वो उनकी गवर्नमेंट की जो रिट है, उसको चैलेंज किया वहाँ पे जाके, उनके मुतालबात अब नहीं माने जा रहे, वायलेंस हो रहा है उनके खिलाफ। पाकिस्तान इस बात को हाइलाइट कर रहा है। मेरा नहीं ख़्याल कोई और हाइलाइट कर रहा है इस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान हाइलाइट कर रहा है और यही तकलीफ़ है इंडिया को। और वो चाहते हैं कि इसका मुकम्मल जो है ना मीडिया ब्लैकआउट हो जाए और ये बात बाहर नहीं जाए। लेकिन चूँकि जो सिख कम्युनिटी है, जो कि प्रोमिनेंट पार्ट है फार्मर्स के प्रोटेस्ट का, वो उसकी ज़ाहिर-सी बात है उनके नेटवर्क जो हैं पूरी दुनिया में हैं, तो वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान को भी इस मौके पर जो है खालिस्तान मूवमेंट जो है, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए और बिल्कुल डिप्लोमैटिक नहीं होना चाहिए, एक एग्रेसिव अप्रोच लेना चाहिए और स्टेप अप करते हुए करना ये चाहिए कि पूरी तरीके से जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए इंडिया ये हरकत कर सकता है। हम सर्टेन एनालिसिस देने लगे कि इंडिया डाइवर्ट करने के लिए जंग जो है वो पाकिस्तान को एंगेज करे किसी हद तक। अब आपको आने वाले दिनों में हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे मसले बहुत ख़राब हो चुके हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं और ऐसे मौके पर आपको जब डाइवर्ट करना होता है, तो आप डाइवर्ट करने के लिए जो है वो इस तरीके के मामलात करते हैं और वो मामलात क्या हैं कि आप पड़ोसी मुल्क पे जैसे पाकिस्तान है वो चढ़ दौड़े, तो वो जो इंटरनल जो chaos और टर्मॉइल बना है, वो किसी हद तक डाइवर्ट हो जाएगा और चूँकि वो डाइवर्ट हो जाएगा, तो उसमें फिर होगा कि वो जो एक्चुअल चीज़ है वो डिसबर्स हो जाएगी वहाँ पर। मतलब वो जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो लोग अपने-अपने घरों पे सब चले जाएँगे और कहेंगे भाई ये तो जो है 2 मुल्कों की जंग का मामला आ गया है। मोदी हमेशा से ये डाइवर्ट करने की टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करता है और फिर वो यूज़ कर सकता है। इसके बहुत ज़्यादा फेयर चांसेस हैं। पाकिस्तान को अलर्ट रहना चाहिए। वैसे ही पाकिस्तान अलर्ट है, लेकिन जो मीडिया और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जो प्लेटफ़ॉर्म पे पाकिस्तान को करना है, वो अभी तक वो नहीं कर रहा। खालिस्तान के मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करें। इस प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया में उजागर करें कि किस तरीके से इंडिया जो है मार्जिनलाइज़ करता है कम्युनिटीज़ को, किस तरीके से एथनिक क्लींजिंग की बात करता है, किस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है, जो कि बिल्कुल वायलेंट नहीं था, उसको वायलेंट बनाया और अब वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो ये पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नज़र नहीं आता। गवर्नमेंट की भी तरफ से कोई ऐसी एफर्ट नहीं है। ले दे के जो है वो 2-3 ट्वीट जो है वो इमरान खान कर देते हैं और उसके बाद जो है उनके जो वज़ीर हैं, वो उसको रीट्वीट कर देते हैं। कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई सेल्फ इनिशिएटिव हमें फॉरेन ऑफिस की तरफ से नज़र नहीं आता। पहले भी हम बात कर चुके हैं, जो फॉरेन ऑफिस है आपका, वो एक व्हाइट एलिफेंट बन के रह गया है। उसकी कोई कदर नहीं है। आप पूरी दुनिया में देखें किस तरीके से एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है और आपका फॉरेन मिनिस्टर ले दे के वही ज़ूम आईने बातें करता है जिसके दुश्मन को भी हँसी आती होगी कि यार ये हमारे खिलाफ ही की है या किसी और के खिलाफ की है। उनको भी ये बात क्लियर नहीं होती कि ये वाक़ई इतना पैसिव सा मैसेज देते हैं कि उनको क्लियर ही नहीं होता कि भाई हमें हमें ही बोला है या किसी और को बोला है। तो पाकिस्तान को जो करने की ज़रूरत है वो वो नहीं कर रही। हम पहले से बोल रहे हैं, निशानी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को बहुत कुछ और भी करने की ज़रूरत है, जो कि वो नहीं कर रहे और वो और इमरान खान साहब आप छोटे-मोटे इफ्तिताह करते हुए नज़र आएँगे और इस तरह करके। ये नहीं है, इस तरीके से नहीं होगा। जो पाकिस्तान के चैलेंजेज़ हैं, जो हमारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं आगे, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रही है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर हमने बता दिया आपका और आगे जाके अभी हम बताएँगे आपको कि आगे जाके जो और भी चैलेंजेज़ आ रहे हैं, ये तो पॉलिटिकल चैलेंजेज़ की हम बात कर रहे हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेज़ की, मिलिट्री चैलेंज है आपके आगे और अफ़गानिस्तान का थ्रेट आप बिल्कुल भी जो है वो आसानी से नहीं ले सकते। अगर आपने टाइमली उसको जो है वो कर्ब करने की कोशिश नहीं करी अफ़गानिस्तान में से थ्रेट जो प्राइवेटाइज़ हम बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइज़ होने जा रही है जंग आगे। तो यकीन करें ये वही चीज़ दोहराने वाली है जो आपका हुआ था 2008 ऑनवर्ड्स कि आपके यहाँ हर शहर में धमाके होते थे। आपके यहाँ आए दिन जो है पाक फ़ौज पे हमले होते थे और आप बैठ के जो है वो प्लान करते थे कि यार अब करते हैं फलाँ ऑपरेशन शुरू करते हैं, ये ऑपरेशन करते हैं। सवात आपके हाथ से चला गया था। तो इस नहज पे अब कि ना जाने दें, एक समझदार नेशन के तौर पर काम करें, इसको पहले ही जो है वो कर्ब करें, पहले ही होने से पहले प्रोएक्टिविटी जाके जो है इसको कर्ब करने की कोशिश करें और इसमें सिर्फ़ आर्मी का किरदार नहीं है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपका फ़ॉरेन ऑफ़िस को, आपकी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को, आपके बाकी वज़ीरों को, सिवाय इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट करने के अलावा भी खुदा का वास्ता कुछ काम कर लें। हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, आज ता साढ़े अपने तकरीबन ढाई व 3 साल होने को आए हैं और ये अपनी रुत पे चल रहे हैं बस।
वही एक बात करें, यानी इनसे इमरान खान साहब को बाकायदा अगर जो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा अपनी मिनिस्ट्री में, उनको फ़ारिग करना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप पे कोविड आ गया था। लोगों की वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है यहाँ पे, नेशन की हमारी। वो ये बोलेंगे भाई आपको 5 साल दिए थे, ठीक है, आप बोलते थे कि 2 लोग बारियाँ लेते हैं। आपको जब बारी खत्म के पूरे 5 साल दिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं 5 साल से पहले। 5 साल उनको पूरे मिलने वाले हैं। जब 5 साल आपको मिलने वाले हैं, तो आपको सम्राट दिखाने पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम इतना स्ट्रैटेजिक चल रहे थे कि इसके सम्राट 10 साल में आएँगे। अवाम इस चीज़ को बाय नहीं करेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ करने वाली है, वो ये है कि जो इन्फ्लेशन है और आगे जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, वो हम जो दूसरे सेक्शन में बात करने जा रहे हैं। इसी अवस्था में एक और बात मैं कह दूँ, ये तो आपने रीजनल थोड़ी बात की। अमेरिका की तरफ से आपको कंटीन्यूअसली थ्रेट आ रहे हैं। हमने आपने आपको कहा था कि बाइडेन के आने के बाद जो चीज़ होगी, वो ओबामा की लेगेसी को परस्यू करेंगे। ये बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, जब इलेक्शन भी नहीं हुए थे। आपको बार-बार ये सुनने को मिलेगा डू मोर, जो कि आप ओबामा के टाइम पे सुनते थे कि और करें, एक स्टेप और आगे करें। उसके उसके चक्कर में आप करते क्या थे, अपने ही लोगों पर जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देते थे। उससे ये होता था कि जो डोमेस्टिकली एक chaos होता था और स्टेट के खिलाफ लोग हो जाते थे। चाहे आप बलूचिस्तान में बात करें, चाहे वाना वज़ीरिस्तान में बात करें, अंदर से ही पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक नफ़रत होती थी, क्योंकि आप अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे होते थे और आप पे प्रेशर होता था कि आपको जल्दी करना है और उनको डिलीवर करना है। वो अगर आप पे फिर सिचुएशन आती है और फिर आप ये करते हो, तो आवाम ऑलरेडी जो है वो महँगाई की चक्की में पिसी हुई है और मसाइल की चक्की में पिसी हुई है। वो फ़ौरन स्टेट के खिलाफ होने को तैयार हो जाएगी। आपको ये बहुत पहले से करना होगा। इसका एक पॉलिटिकल विंग है, जो हमने डिस्क्राइब कर दिया आपको। इसका दूसरा विंग ये है, जो मिलिट्री है, जो खराब लोग हैं, जो बाहर से मिले हुए हैं, जो जो है उनके फंडिंग में चल रहे हैं, उनको आप आइसोलेट करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके जो है आप न्यूट्रलाइज़ करें। और बाकी लोगों को आप जो है बाकायदा जो जिनके जो है वो ग्रीवेंसेस हैं, जायज़ ग्रीवेंसेस हैं, उनको साइड करें, उनसे नेगोशिएट करें और जो है उनको सीधा करें। लेकिन अगर अमेरिका ने आते के साथ ही जो बोलना शुरू कर दिया है, उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी बयान दिया है। पिछले दफ़ा हमने बोला था, जनरल ऑस्टिन ने भी बयान दिया, जो 4 स्टार जनरल है, कि भाई हमें और चाहिए आपसे, वो और चाहिए। आपको बिल्कुल भी उनको इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए। आप बाहर आ चुके हैं किसी हद तक उनके इन्फ्लुएंस से। आप चाइनीज़ और रशियन कैंप में जा चुके हैं, आप माने या ना माने बात। चूँकि आपकी ब्यूरोक्रेसी, चूँकि आपके जो टॉप मिलिट्री में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, सियासतदान हैं, चूँकि वो अमेरिकन नवाज़ हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके स्टेक्स वहाँ हैं, उनके वो रिलक्टेंट हैं ये डिसीज़न लेने में पूरी तरीके से। और ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि उनके स्टेक्स जो वेस्ट के साथ लगे हुए हैं, तो वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और इसके चक्कर में ये 20 करोड़ अवाम जो है वो ज़लील और रुसवा हो रही है। आपको स्टेप लेना है, जब रशिया और चाइना वाले कैंप में आप जा रहे हैं, आप जा चुके हैं। आप माने या ना माने, आप जा चुके हैं। क्योंकि आपको पुश किया जाएगा। जो अमेरिका के जो मुआहदे हो गए हैं, इंडिया के जो मुआहदे हो गए हैं अमेरिका के साथ और इज़राइल और इनका जो नेक्सस बन रहा है, ऑटोमैटिकली आपने जाना है उधर। लेकिन जितना आप देर से जाएँगे, अमेरिका चाहता ये है, हमने पिछले प्रोग्राम में बोला था, वो चाहता ये है कि आपके करीब रह के आपसे काम करवाएँ। है आपका दुश्मन, लेकिन आपसे करीब रह के काम करवाना चाह रहे हैं। तो आप उनको स्पेस क्यों देते हैं? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है अमेरिका की, आपको पता है उसका साइज़ क्या है? कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं। प्रोग्राम किया? किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जाके प्रोग्राम किया है? उसका एरिया देखा है कितना बड़ा है? आपको हैरानगी हो जाएगी कि आपको एम्बेसी के लिए इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत क्या है? तो समथिंग इज़ कुकिंग अहमर, और आपकी हिस्ट्री में ये मिसालें मौजूद हैं, आप क्यों इतना स्पेस देते हैं? और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, नवाज़ मलिक साहब जब थे वज़ीर दाखिला ज़रदारी दौर में, उन्होंने कितने हज़ार वीज़े जो है वो दिए थे, जिन वीज़ों पे ब्लैक वॉटर यहाँ पे आके बैठ गए थे। सो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, फिर आपकी एजेंसी ने एक-एक करके उनको भेजा। वन ऑफ देम इज़ रेमंड डेविस, आपको पता है वो वाक़या, दिल-खराश वाक़या है वो। जी, बिल्कुल। और वो क्या कर रहे थे? स्टेट के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे और दिन-दहाड़े वो पाकिस्तानी सिटीज़न को मार के जो है वो आखिर में क्या हुआ? चले गए। और अब के वो शकील आफरीदी को निकलवाने के चक्कर में है, जो एबटाबाद वाक़े के मेन हुआ है। वो किसी न किसी तरीके से उसको निकालने के चक्कर में है। वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे लिए काम करते हैं, तो बाय हुक एंड क्रुक हम आपको निकाल के ले जाएँगे। पाकिस्तान स्टेट ये गलती ना करे, कुलभूषण यादव वाले केस में भी ये गलती ना करे, वरना पाकिस्तानियों का स्टेट में से जो बचा-कुचा एतबार है, वो भी उठ जाएगा। अहमद। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई है और ये ज़ाहिर है कि हमारी जो
एक रियासत की एक इज्जत है, जो मकाम है अवाम के नज़रों में, वो गिरने का खदशा है। उसका रीज़न यही है कि हमें वक्त पे जो है वो जब हम डिसीजंस नहीं लेंगे प्रॉपर्ली, और जब हम स्टेट की जो स्टेक्स हैं उसके ऊपर जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करेंगे जो पर्सनल स्टेक्स हैं उसकी वजह से, तो ये मामला तो होंगे ही। अच्छा सलमान भाई, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वो थोड़ा सा हमारा रीजनल पाकिस्तान का ही टॉपिक है, क्योंकि उसके अंदर आपको पता है कि मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, जॉब क्रिएशन के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठोस इकदाम जो है वो हमें दिख नहीं रहे। जबकि जो है वो 1 करोड़ नौकरियों का जो है वो बताया गया था। आइन के एतबार से भी अगर देखा जाए तो रियासत जो है वो पाबंद होती है कि वो जॉब्स जो है वो क्रिएट करे। तो इस पूरे जो हमारे जो टॉपिक है इसके हम बात करेंगे, इसके अंदर आपके तरफ भी मैं एक सवाल छोड़ने जा रहा हूँ, वो ये कि क्या हमारा जो दुश्मन मुल्क है या जो जो ऐसे ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनका कितना ज़्यादा हाथ है इन तमाम तर जो सिचुएशन है जॉब क्रिएशन के हवाले से, और इन्फ्लेशन की जो हम चीज़ें देखते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या उनका भी कोई हाथ मौजूद है? ये जो माफियाज हैं इनको क्या इस्तेमाल किया जाता है हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनकी तरफ से? जी। देखो इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं एक तो माइक्रो एक और मैक्रो एक। देखिए माइक्रो लेवल पे तो माफियाज़ काम कर रहे हैं, आपको पता है होर्डिंग होती है और ठीक है ना और टेम्परेरी शॉर्टेजेस पैदा किए जाते हैं और ये। और मैक्रो लेवल पर आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट ये भी तो माफियाज़ हैं, इनकी तो आप बात करें। जब आपके कंट्री का बजट जो मैंने पिछली दफा भी कहा 41% 41% ऑफ योर बजट डेट सर्विसिंग की तरफ जाता हो, तो आप अंदाजा लगा लें कितना बड़ा माफिया है जो मैक्रो लेवल पर आपको रिप ऑफ कर रहा है। 41% आप जो कमाते हैं साल में वो आप दे देते हैं डेट सर्विसिंग को, सूद की अदाई में। फॉर गॉड सेक आप प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं कर रहे, आप सूद पे कर रहे हैं। तो आपको जकड़ा हुआ है सूद में। जो शेक्सपियर नॉवेल है एक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें जो किरदार है शार्लॉक का, वो यही बताया है ना कि वो पाउंड ऑफ फ्लैश के लिए जो है वो सारा काम कर रहा होता है और आखिर में उसको ह्यूमिलिएशन होती है। पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए और ये वो नॉवेल पढ़ने वाले हम रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स को, मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का है, वो आप जरूर पढ़ें। ये जो मनी लेंडर है जो कि सूद में जकड़ के लोगों को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करता है, आप जरूर वो पढ़िए। पाकिस्तान के साथ एग्जैक्टली ये हो रहा है। मैक्रो लेवल पे आपका 41% जो बजट है साल का वो चले जाता है डेट सर्विसिंग में, सूद की अदायगी पे। तो आप क्या करेंगे? आपकी व्यवस्था क्या है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट और उसके लिए? कुछ भी नहीं। इसीलिए आपके यहाँ इतना क्राइसिस है हर चीज का। दूसरी बात ये है, माइक्रो लेवल पे ये माफियाज और उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपको पता है यही यही पॉलिटिशियन आपको शुगर माफिया पे भी मिलेंगे, यही ब्यूरोक्रेट्स आपको जो है फला जगह भी मिलेंगे। ये कोई काम होने नहीं देते। इमरान खान साहब बारहा कह सकते हैं कि मैं सारा काम करता हूँ, ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं करने दे रही मुझे, तो आप फायर कर दें उन्हें। बहरहाल जो भी करना है जल्दी करें, वक़्त नहीं है। और दूसरी बात है हमने सीपैक के हवाले से एक बड़ा जामे प्रोग्राम किया था, हम फिर उस पे करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान को इस प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना चाहिए। सीपैक का पाकिस्तान में होना ये पाकिस्तान के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी का काम देगी, जियोपॉलिटिकली तौर पर भी और इकोनॉमिक्स तौर पे भी। देखें इकोनॉमिक तौर पर इस तरीके से देगी कि जॉब क्रिएशन होंगी, जो है आपके ट्रेड ज़ोन्स बनेंगे, आपके पास वेयर हाउसिंग होगी, आपके पास रोड्स ये वो, और एक एक जॉब क्रिएशन का अमल शुरू होगा। और जियोपॉलिटिकली इसलिए कि जब चाइना का स्टेक आपके अंदर आ जाएगा फिजिकल एसेट की शक्ल में, तो चाइना भी खुदा ना खास्ता आप पे कोई फॉरेन इन्वेजन होती है तो जो है वो चाइना भी आपके साथ खड़ा हुआ होगा, वो प्रैक्टिकली खड़ा होगा, मतलब प्रैक्टिकल मीन्स पे। अभी तो हम बात करते हैं ना पाक चीन दोस्ती, उसपे तो बाकायदा उसका स्टेक लगा हुआ होगा। तो किसी ना किसी तरीके से साल 2 साल में सीपैक को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे, एक्सपीडाइट करते हैं। बीच में इसको स्लो कर दिया गया था, क्या वजह थी? यही ब्यूरोक्रेट और यही पॉलिटिशियन, फॉरेन डिक्टेशन पे इन्होंने ये प्रोसेस स्लो कर दिया था आपका। और एक स्टेज ऐसा आया था कि ये सैबोटाज होने जा रहा था, ये बंद होने जा रहा था प्रोसेस। वो तो शुक्र है कुछ आपके समझदार लोग बैठे हुए हैं आपके डिसीजन मेकिंग, उन्होंने बोला को जो मर्जी हो जाए हम इसको नहीं रोक सकते, क्योंकि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, जियोपॉलिटिकली तौर पे भी और इकोनॉमिक तौर पे भी। ये एक बूस्टर का काम देगा आने वाले दिनों में। तो आपके एनिमीज इकोनॉमिक फ्रंट पे तो बहुत ज्यादा सरगर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस कौम का 41% बजट डेट सर्विसिंग पे चला जाए, मैं आपको बोलूँ आपकी $100 तनख्वाह है, मैं हर महीने $41 उसमें से ले लूं अहमद, डेट सर्विसिंग में, सूद की अदायगी में, तो आपके पास बचेगा क्या चलाने को? ये हो रहा है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप वल्लाह, ये एक्चुअल फिगर्स हैं और इसमें कोई बात ही नहीं करता। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपने सुना है कभी ये? नहीं। आपको क्या होगा, नहीं, वही कभी भी नहीं। सेकुलर
वही सेकुलर जो माइंडसेट के और वही जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले लोग बैठे हैं, वो कहेंगे आपको डिफेंस का बजट बहुत ज्यादा है। हालांकि डिफेंस का बजट टू बी प्रिसाइज 12% है, जो कि आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में सम वॉट जो है वो जस्टिफाइड भी आप कर सकते हैं उसको। लेकिन 41% इसको कौन जस्टिफाई करेगा? इस सिस्टम, इस मॉनेटरी सिस्टम को कौन बात करेगा? इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। आपकी इतनी जबरदस्त किस्म की आपकी जो प्रोफेशन इकोनॉमिक्स की, इसमें आपकी इतनी जबरदस्त ब्रेन वॉशिंग की हुई है उन्होंने, क्योंकि वो करते क्या है, आपके लोग आते हैं बाहर से। अब जो ये जो हफीज साहब बैठे हुए हैं, ये कहाँ से? ये आईएमएफ से आए हुए। ये कभी बोलेंगे कि मॉनेटरी सिस्टम गलत है? ये कभी बोलेंगे कि ये चीज गलत है, आईएमएफ गलत है? वो है ही उन्हीं के पेरोल पे। उनका तो डायरेक्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है। लेकिन इमरान खान साहब ने असद उमर साहब को स्टेप बैक किया, उनको लगाना पड़ा। ये किस किस्म की मजबूरी है? जब तक आप इस किस्म की मजबूरियों पे चलते रहेंगे, यकीन माने पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान, वो जैसे इजराइलाइट पीपल जो है ना, वो 40 साल तक वादी सीना में घूमते रहे थे ना, उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। आप ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे अनटिल अनलेस आप स्टेप लेंगे। आप बोलेंगे, नेशन को जमा करेंगे कि यार हम ये गोल है, हम निकलना चाह रहे हैं इससे। 110 अरब का आप पे कर्जा हो चुका है डॉलर का, बढ़ता चले आ रहा है, बढ़ता क्यों? जरा सा डॉलर जो है वो एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है, ऑटोमेटिकली रातों रात आपका कर्जा बढ़ जाता है। ये किस किस्म का रिप ऑफ वाला सिस्टम है? इस पे हमें सोल सर्चिंग करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। आपके काबिल इकोनॉमिस्ट सब बैठे और बात करें, भाई हम इस तरीके से, ये वे आउट है, इस तरीके से निकलेंगे। अदरवाइज तो आप एक डेड स्पाइरल में है, जो डाउनवर्ड होता है, वो आपको नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नीचे से नीचे ले जाएगा और आप कहीं नहीं जा रहे। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया कि जो आपके दुश्मन है, वो मैक्रो लेवल पे भी काम करें और माइक्रो लेवल पे भी काम करें। आपको दोनों फ्रंट पे उनको काउंटर करने की जरूरत है। आपके पास काबिल लोग मौजूद हैं, आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन आप, बात ये है कि आप उनको एम्पावर कैसे करते हैं और कब करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा सलमान भाई, बिल्कुल ज़रूरी है। और क्योंकि तब अब तो टाइम भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन 5 साल कंप्लीट होने पर जो है वो एक एहतसाब सी सूरत हाल होगी कि भाई 5 साल के अंदर इस गवर्नमेंट ने किया क्या। जो अच्छे काम है वो तो हैं ऑब्वियसली अपनी जगह पर, लेकिन जो एक वैसे काम जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अब नागुज़ीर हो गए हैं, उनको तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो काम करने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को, और इस स्टेप्स को लेने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ी-सी बात करेंगे हम सलमान भाई, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि कल हम बात करते हैं अपनी हमारी सोसाइटी के हवाले से। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि एक वीडियो वायरल हुई, और इस वीडियो के अंदर एक इस्लामाबाद के एक मशहूर जो कैफ़े है उसमें उनकी जो ओनर हैं वो बैठी हुई थी, और वो उन्होंने जो है बोर हो रही थी बेसिकली। और उन्होंने अपनी वक्त की फरागत की वजह से अपने एक एम्प्लॉई की जो है वो उनसे बात करना शुरू की, और उनको इंग्लिश क्योंकि नहीं आती थी उनकी एम्प्लॉई को, तो वो उसका मजाक उड़ा रही थी, और वो इवेंचुअली वो वीडियो जो है वो वायरल हो गई। लोगों ने जो है वो उस पूरी चीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों ने शोर भी मचाया, एहतजाज भी हुआ, एंड देन बाद में अ, अ, उनके जो कैफ़े है उसके सामने जो है वो उर्दू मुशायरा भी किया गया, और उर्दू ज़ुबान को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग़ देने की कोशिश की गई। तो ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है सलमान भाई, थोड़ा-सा इस मुतालिक बात कीजिएगा कि ये है क्या एक्चुअली, और ये किस तरीके से एक थ्रेट है हमारी सोसाइटी के लिए? जी। अच्छा, कॉलोनियल माइंडसेट पे जाने से पहले अमर, मैं पिछले टॉपिक पे आपको एक बस एक छोटी सी बात कह दूं। वो ये कि जॉब क्रिएशन के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, वो हम इसको भी इससे भी कनेक्ट करेंगे, कॉलोनियल माइंडसेट वाले टॉपिक से भी। देखिए, जॉब क्रिएशन के हवाले से आपको बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत है। 20-30 साल तक आप आराम से इतनी जॉब क्रिएट कर सकते हैं कि 20-30 साल आपके सिक्योर हैं। आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। और उसी केस में आपके पास से जो मिडल ईस्ट में आपके लोग थे, क्योंकि वहाँ क्राइसिस आ रहा है ऑयल प्राइसेस की वजह से, सऊदी अरेबिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका एक्सपेट थे, सऊदी अरब में। अब जब वहाँ से मिडल ईस्ट से लोग वापस आ रहे हैं और कोविड की वजह से कुछ यूरोपियन कंट्री से भी लोग वापस आ रहे हैं, तो जब ये सब वापस आ रहे हैं, तो आप किस तरीके से इनको अकोमोडेट करेंगे? जब तक कि आप जॉब क्रिएट नहीं करेंगे। और जॉब क्रिएट, इस लेवल पे जॉब क्रिएट करने के लिए आपको मेगा प्रोजेक्ट्स चाहिए। और आपके पास डेवलपमेंट में बहुत वैक्यूम है अभी, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो हमारा कहना क्या मतलब ये है कि वो एक इकोनॉमिस्ट है केन्स, जॉर्ज बेनार्ड केन्स। तो उनकी जो थ्योरी है, वो ये कि उनकी थ्योरी ये थी कि क्राइसिस के दौर में आप बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएं, मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएं और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। जब आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो इनकम जनरेट होगी और एक पॉजिटिव साइकिल चल पड़ेगा। तो उनकी थ्योरी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जॉर्ज मेनार्ड केन्स की। और वो ये है कि आप क्राइसिस के दौर में मेगा प्रोजेक्ट्स लगाएं, भले आपको डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़े, भले आपको जो है वो नेगेटिव जाके फाइनेंसिंग करनी पड़े, लेकिन आप करें। लेकिन वो एक पॉजिटिव साइकिल तो शुरू हो। तो आप भले डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करें, लेकिन आप मेगा प्रोजेक्ट्स तो लगाएं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स लगाएं। सारी जॉब्स गवर्नमेंट नहीं दे सकती, हमें भी पता है, सारी जॉब्स गवर्नमेंट नहीं दे सकती। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत कुछ हो सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को आप जो है वो अट्रैक्ट करें, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को, या आप जो बाहर रहते हैं उनको जो है वो अट्रैक्ट करें, और वो आके यहाँ जॉब क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो जिस पेस से लोग आ रहे हैं वापस पाकिस्तान, बहुत ज्यादा क्राइसिस होने जा रहा है जॉब्स का। तो ये बात हैविंग सेड दैट, हम टॉपिक पे आते हैं अपने कॉलोनियल माइंडसेट वाले। देखिए, कॉलोनियल माइंडसेट का जो मामला है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को दीमक की तरह अंदर से खा रहा है, और बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। बेसिकली मैं डिफाइन कर दूं ये कॉलोनियल माइंडसेट है क्या। कॉलोनियल माइंडसेट बेसिकली प्रिसाइजली है ये चीज कि आपने जो कॉलोनिस्ट थे आपके, जो कि ब्रिटेन था, उनकी आपने हर तौर तरीकों को जो है वो अपने तरीकों से, अपने तौर तरीकों से, अपनी सकाफत से, अपने एथनिसिटी से, हर चीज से आपने उसको सुपीरियर मान लिया हो दिमागी तौर पर, कि भाई वो जो भी करते हैं वो आला चीज है, वहां से जो आता है वो आला है हमसे, वो सुपीरियर है, हर चीज वहां की, वहां का ट्रेडिशन हो, वहां की वैल्यूज हो, वहां की हर चीज हमसे सुपीरियर है। ये माइंडसेट आपका बन जाए, और इंग्लिश स्पीकिंग ये हो जाए कि अगर आप इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, तो जो है वो आप एजुकेटेड आदमी है और आप काबिल आदमी है। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है आप क्या करते फिर रहे हैं, आपकी अखलाकियात क्या है, आपकी बाकी चीजें क्या है, बस आप इंग्लिश बोलना चाहिए, आप एजुकेटेड तस्वुर किए जाएंगे माशरे में। तो ये जो माइंडसेट है कि अपने आप को जहनी तौर पे गुलाम कर लेना कॉलोनिस्ट के सामने, ये है कॉलोनियल माइंडसेट। और जिस वाक्य की तरफ आपने इशारा किया, वो इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन थी जो हमने रिसेंटली देखी, और वो ये तो फिल्म हो गया, रोज हो रहा है ये। आप ऑफिस में जाएं, कॉर्पोरेट, बल्कि मल्टीनेशनल में कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो अगर आप एक सिंगल जो रिक्वायरमेंट मैं आपको बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। अगर आप मल्टीनेशनल की बात करते हैं, जितने भी मल्टीनेशनल हैं आपके पास, उनकी सिंगल अगर एक रिक्वायरमेंट है, बाकी चीजों पे वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और इंग्लिश आने के लिए फिर वही वाली बात है, आप एजुकेशन सिस्टम में जरा पीछे जाए, कौन लोग हैं जो इंग्लिश फरावानी से बोल सकते हैं? वही ओ लेवल्स ए लेवल्स की स्ट्रीम के लड़के, वही जो आपका तबकाती निजाम है, जो चंद लोग हैं 1%, वही उनके बच्चे जो है वो फरफर बोलते हैं, वो मल्टीनेशनल में आते हैं, वो अच्छी जॉब्स करते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में जाते हैं, वो फिर वही एक सर्कल घूम जाता है, और वो जो आपके पास 99% लोग जो इग्नोर हो रहे हैं, वो इग्नोर होते चले जाएंगे अगर आपने इस सिस्टम को नहीं बदला। कॉलोनियल माइंडसेट के साथ एक और मैं बताऊं, इसके सिर्फ इतना सा इम्पैक्ट नहीं है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसका कल्चरल इम्पैक्ट है। कल्चर क्या है, आपने मान लिया है कि उनका कल्चर सुपीरियर है, वहां से जो चीज आएगी वो सही, आप देख लें, आपका कल्चर हो गया, आप क्या उनके त्योहार मनाने लग गए आप। मैं कोई रिलीजियस त्योहार की बात नहीं कर रहा, आप उनके त्योहार मनाते हैं, बहुत सारी चीजें मनाते हैं, आप वैलेंटाइंस डे से ले लें, बाकी चीजें ले लें, आप समझ रहे हैं यार ये जबरदस्त कल्चर है, इसको मना के मैं जरा सेकुलर और मॉडरेट और ये लगूंगा, ठीक है, ये आपका कल्चरल इम्पैक्ट है। उनकी वैल्यूज आप ले रहे हैं, ठीक है, उनकी फिल्मों से आप इंस्पायर होते हैं, ठीक है, और वो चीजें आप ईस्टर्न माशरे में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल भी फिट नहीं होती यहाँ पे। एक बात, इकोनॉमिक तौर पे आप देखें, अब जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने कॉलोनिस्ट को आका मान लिया है, सुपीरियर मान लिया है हर चीज में, तो वहां से जो गुड्स आती हैं, आप चाहते हैं आप वो चीजें जो है वो कंज्यूम करें, वो चीजें आप लें, तो आपके इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ता है। जब आपके इंपोर्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो आपके फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर पड़ता है। जाहिर सी बात है, आप इंपोर्ट जब चीज करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, जरा वो बदला। जब ज्यादा इंपोर्ट होंगी और कम एक्सपोर्ट होंगी, तो डॉलर का जो रेट है वो बढ़ जाता है। वो ओवरऑल आपको पता है फिर वो कैसे इंपैक्ट करता है, आपके यहाँ हर चीज महंगी हो जाती है। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, मैं सरसरी तौर पे बता रहा हूँ। और जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट वो ये है कि अंग्रेज जाते जाते आपको एक चीज दे गया, फ्यूडलिज्म, जागीरदार निजाम। जो उसको सर्व करता था, जो उसकी जो जूते पॉलिश करता था, वो उसको जमीनें भी दे गया, जागीरदार बना के चला गया और सब कुछ कर गया। उन्हीं के बच्चे और बच्चे, तीन तीन नस्लें आपको पॉलिटिक्स में भी नजर आएंगी, ब्यूरोक्रेसी में भी नजर आएंगी, आपको ऐसा भी नजर आएगा एक घर में एक भाई जो है वो पॉलिटिकल लीडर भी है, ब्यूरोक्रेट भी है दूसरा भाई, तीसरा भाई आपको जो है वो दूसरी जगह, तीसरी जगह नजर आएगा, फोर्सेज में नजर आएगा। ये एक माफिया बना के चल रहे हैं। और ये क्या कर थे क्या ये पाकिस्तान बना, अगर आप इनको पीछे जाके देखो तो पाकिस्तान बनाने की मूवमेंट में भी इनका कोई किरदार नहीं है। ये ये इश्यूज पॉलिश करते थे, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ज्यादातर, अंग्रेज के बाप की जमीन तो थी नहीं, वो इनको यहाँ पे नवाज के चला गया एकड़ों के हिसाब से। अब ये क्या है, ये परमानेंटली तौर पर अमीर होके बैठ गए, इनके बच्चे पॉलिटिशियन। अब वो जाहिर सी बात है, आपके यहाँ ट्राइबल कल्चर है, आपको पावर होता है या मनी, तो ये पावर और मनी कंसंट्रेट करते गए, करते गए, और आपको देखा एक क्लास बन गई है। मैं आज आपको सुबह की एक बात बताऊं, मैं आज सुबह आ रहा था कराची के इलाके क्लिफ्टन से, वहां पे एक साइकिलिस्ट थे बहुत सारे, और उनको बाकायदा पुलिस की मोबाइल जो है वो कॉर्डन कर दी थी। वुड यू बिलीव इट? वुड यू बिलीव इट? एक एक
साइकिलिस्ट की एक पूरा एक बंच जा रहा था, उसको जो है वो आपकी जो पुलिस है वो कॉर्डन कर रही थी। वो कोई सरकारी लोग नहीं थे, वो कोई मिनिस्टर नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक ख़ास इलाके से निकले थे, मराठी याफ्ता इलाका। आपको पता है मैं नाम नहीं लेना जी, चाह जी, रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मराठी याफ्ता इलाका तो आपको कॉर्डन यहाँ से आपके किसी गरीब इलाके से कोई बच्चा निकल जाए साइकिल पे, तो पुलिस वाला उसके साथ क्या करेगा आपको भी पता है। साइकिल वाला छोड़े पुलिस मोटरसाइकिल वाले के साथ क्या करता है। तो भाई ये डेमोन्स्ट्रेशन हम रोज देख रहे हैं। ये आज मैं सुबह के आपको बता रहा हूँ। आप बोलोगे इससे भी लेटेस्ट कोई लेके आ जाऊंगा मैं मिसाल। ये रोज की क्योंकि एक मराठी याफ्ता तबका है, वो कॉलोनिस्ट माइंडसेट रखता है, वो अंग्रेजी बोलता है तो सब सीधे हो जाते हैं। अगर आप उर्दू बोलोगे तो आपको बोलेंगे तो आप तो पढ़े लिखे ही नहीं हो यार। तो ये जो आपके ज़हनों पे ये जो चीज़ नक्श हो गई है ना कि वहाँ से जो कुछ आ रहा है वो सुपीरियर है, चाहे वो गंद बला आ रही हो, फ़िल्थीनेस आ रही हो, जो भी आ रहा हो, आपने समझ लिया कि वो सुपीरियर है, उनकी इक़्तिदार सुपीरियर है, वो एथनिक तौर पर हमसे रेस वाइज़ हमसे सुपीरियर है, वो लैंग्वेज हमसे आला बोलते हैं। अंग्रेज़ ने आते के साथ ही इंडिया में पता है क्या किया था? सबसे पहले वहाँ फ़ारसी बोली जाती थी, उसने आते के साथ ही फ़ारसी ज़बान को डेड लैंग्वेज करार दे दिया था, कि भाई डेड लैंग्वेज है। क्योंकि उसको पता था मुसलमानों का जो असासा है ज़्यादातर वो जो अरबी से है वो कन्वर्ट हुआ था फ़ारसी में, ट्रांसलेट हुआ था और फ़ारसी से फिर उर्दू में हुआ। उन्होंने बोला इनकी जो कनेक्शन है अपनी हिस्ट्री से वो डिस्कनेक्ट कर दो। और आज प्रेज़ेंट डे मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आज के इंडिया में उन्होंने उसका राब्ता उर्दू से भी डिस्कनेक्ट कर दिया है किसी हद तक। आपको आपकी हिस्ट्री से पहले डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपने जो है वो आइडियल्स तलाश करना शुरू करेंगे और कौन अच्छा आइडियल होगा आपके कॉलोनी से ज़्यादा। तो आप बोलेंगे यार फिर अंग्रेज़ी ही सब चीज़ें करते हैं, अंग्रेज़ी खाना खाते हैं, अंग्रेज़ी कपड़े पहनते हैं और अंग्रेज़ी ही सब चीज़ें करते हैं। देखिए लैंग्वेज बोलना बुरी बात नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीखनी चाहिए। लेकिन किसी लैंग्वेज को ये करार देना कि ये सुपीरियर लैंग्वेज है, किसी और लैंग्वेज से, ये कॉलोनियल माइंडसेट की जो है वो मैनिफेस्टेशन है और हमें जगह-जगह नज़र आती है, हमें जगह-जगह ही नज़र आती है। हमने आपको इम्पैक्ट बताया इसका इकोनॉमिक, हमने इसको पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताया, कल्चरल इम्पैक्ट बताया। जब तक अहमर ये माइंडसेट आपका बना रहेगा, यकीन करें ना आप इनोवेट कर पाएँगे, आप इन्वेंट कर पाएँगे, ना आप बहैसियत कौम आगे बढ़ पाएँगे। जो कौमें आगे बढ़ी हैं, चाहे आप जर्मनी की बात करें, जापान की बात करें, फ्रांस की बात करें, रशिया की बात करें, जो आगे हैं, आपको पता है वो कितनी अंग्रेज़ी जानते हैं? दे डोंट नो। इवन आप तुर्क की बात कर लें, तुर्क, जो भी किया, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी हुआ, कमाल अतातुर्क ने उनको हीरो बन के जिस तरह से सेव किया, वो एक अलग डिबेटेबल बात है। जो भी हुआ, तुर्की चूँकि कॉलोनाइज़ नहीं हुआ, तो वो उनके ज़हन आज़ाद हैं, उनके ज़हन आज़ाद हैं। कमाल अतातुर्क ने उनको जो है वो सेकुलराइज़ करने की कोशिश करी, वो दोबारा से हो जाएगा, लेकिन उनका ज़हन कम से कम आज़ाद है, वो बोलते अपनी ज़बान है। जी, बिल्कुल, देखा है हमने यही देखा है और मैं इसी तरफ ही आना चाह रहा था कि सलमान भाई हमारे यहाँ ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू के साथ-साथ अंग्रेज़ी क्यों रखी गई है? इसका क्या रीज़न क्या है? मतलब मैंने दूसरी कंट्रीज़ में तो देखा है वहाँ पर तो इंग्लिश नहीं बोली जाती बल्कि आपको उनकी ज़बान सीखनी पड़ती है तमाम तर चीज़ों के लिए। अगर आप जर्मनी जाते हैं स्टडीज़ करने के लिए तो वहाँ पर तो आपको पहले जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाती है, देन फिर आगे आप फिर कंटिन्यू करते हैं तमाम तर चीज़ों को। तो ऐसा क्यों है हमारे यहाँ? देखिए यहाँ पर एक जो हमारे टर्म जो बहुत कम लोगों को पता है वो है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल क्या होता है? जो एंग्लो है वो बेसिकली वर्ड जो है वो जो इंग्लैंड में रहने वाले बासी उनके लिए यूज़ होता है। एंग्लोफाइल, फाइल कहते हैं कि पसंद करने वाला, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला। तो हमारे जो ये एंग्लोफाइल कॉलोनियल माइंडसेट है ना कि हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अंग्रेज़ को, ठीक है? मैं आपको छोटी-सी मिसाल दूँगा, आप आपसे भी बहुत रेलेवेंट है, आप भी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। देखिए, जब मैच हो रहा था ना लॉर्ड्स में, ठीक है ना? तो हम हमारा जो शौक होता है ना वो मैच देखने का, यार लॉर्ड्स यार लोग सूट पहन के बैठे होंगे देखने के लिए, क्लैपिंग भी वो इस तरीके से हल्के-हल्के से कर रहे होंगे जी, और बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारे ज़हनों में है। अब आप बोले किसने बनाया ये हमारे ज़हनों में है। और यही मैच उससे अच्छा मैच हो रहा होगा श्रीलंका में, फॉर एग्ज़ाम्पल कोलंबो में या फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में या पाकिस्तान में या साउथ अफ्रीका, बाकी जगह में। साउथ अफ्रीका तो नहीं, वो भी कॉमनवेल्थ कंट्री उनकी बात नहीं कर रहे हम। तो हम बोलेंगे यार यार देखो यार, यार देखो यार, पब्लिक देखो यार, यार ये देखो यार। हमें 10 कीड़े नज़र आ जाएँगे वहाँ पे। ये है कॉलोनियल माइंडसेट जिन्होंने बना दिया है हमारे ज़हनों में कि एक क्लास, एक रेस, एक ज़बान, एक कंट्री सुपीरियर है हमसे। हालाँकि हमें 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हमारे दरमियान वो कॉलोनियल माइंडसेट छोड़ के जा चुके हैं। और वो करते वो उसको मेंटेन कैसे कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, वो मेंटेन कैसे कर रहे हैं। आज भी आपके यहाँ जो पढ़ाई का जो मयार समझा जाता है, वो ये कि यार ऑक्सफोर्ड चले जाओ, कैम्ब्रिज चले जाओ, इंग्लैंड से जाके पढ़ के आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया से जाके पढ़ के आ जाओ। ये कॉमनवेल्थ कंट्री जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, अमेरिका से पढ़ के आ जाओ ये।
वो इस तरीके से मेंटेन वहाँ वो आपके जो आला दिमाग है और बाय द वे इकोनॉमिक जो हम बात कर रहे हैं, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है पोलर माइंडसेट का, वो ब्रेन ड्रेन भी है। आपका बच्चा क्यों वहाँ जाता है कि वहाँ जाके रहूँ यार, लाइफ सेट हो जाए, बस यार वहीं रह जाऊँ, इमिग्रेशन हो जाए बस और सारा सब कुछ सीधा हो जाए। वो यही है ना, क्या वो समझता है कि वो आपसे बेहतर है। अब वहाँ जाके ज़्यादा जो है बेटर ऑफ हो सकेंगे। तो वहाँ जाके आप चले जाएँ। ब्रेन ड्रेन इसका एक एस्पेक्ट है, जो हमारे यहाँ तेज़ी से ब्रेन ड्रेन होता है, अच्छे सारे सारे दिमाग जो है वो क्रीम चली जाती है और वो बाकायदा चुन-चुन के आपको ऑफ़र भी करते हैं कि आप आ जाएँ। वो एक अली नवाज़ मोइन नवाज़ी साहब थे, वो जिन्होंने टॉप किया था ए लेवल्स में। वो पहली दफ़ा जब पाकिस्तान के मीडिया पर्सन ने उनको कॉल मिलाई तो वो कैम्ब्रिज में बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं यार मुझे तो कैम्ब्रिज से ऑफ़र आ गई थी, मैं चला गया। पहली दफ़ा जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनसे कॉन्टैक्ट किया, वो ऑलरेडी कैम्ब्रिज में बैठे हुए थे, उनको पिक कर लिया गया था। तो आपके यहाँ तो ब्रेन ड्रेन इस लेवल का हुआ हुआ है। और फिर वो ब्रेन वॉश करते हैं और फिर दोबारा से आपके पास भेजते हैं। आप मलाला देखें, मलाला इसकी वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल है। जब वो आएँगी, तो वो नोबेल उनको मिला हुआ है, ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ी हुई हैं। एक आम कैंडिडेट उनको कैसे जो है वो कम्पीट करेगा, मुझे बताएँ आप? कैसे कम्पीट करेगा? उनके पास इतने सारे बैजेस उनके लगे हुए हैं, वो कैसे कम्पीट करेगा? तो वो एक क्लास बना के रखते हैं ताकि वो उनकी पॉलिसी उन लोगों के थ्रू आप पे इम्प्लीमेंट कर सकें। इमरान खान तो इस शहर से निकल गए, हालाँकि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे लेकिन शहर से निकल गए। और सिर्फ इमरान खान नहीं शहर से निकले, आपके अल्लामा इकबाल की आप मिसाल दें, वो वहाँ पे उन्होंने रहे, जर्मनी में भी उन्होंने पीजी की, इंग्लैंड में भी उन्होंने लॉ किया और आखिर में उन्होंने क्या शेर कहा, इस पे हम इसको कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को कॉलेज में। उन्होंने कहा कि खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग। मतलब मैंने जाके देखा कि और ज़बरदस्त बिल्डिंगें बनी हुई हैं, स्काई स्क्रैपर्स, ये निज़ाम वो क्यों खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। जब आपकी आँख में खाके मदीना व नजफ़ होगा ना सुरमा, तो आपको ये चीज़ें खीरा नहीं कर सकेंगी। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आपका सिस्टम आला था, क्योंकि वो गॉड मेड लॉज़ पे मबनी था। खुदा ने क्रिएटर ने जो आपको कानून दिए थे, अगर आप उनके ऊपर चलते, तो आप क्यों ऊपर नहीं जाते? आप गए ना ऊपर। अरब जो है बैडवन अरब्स मतलब बदू, आप देखें कैसे सिविलाइज़ हो गए थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप के तहत वो जमा हुए और वो कैसर और किस्रा जो 2 सुपर पावर थी, खत्म कर दिया। विदिन अ स्पैन ऑफ 50 इयर्स अहमर 2 सुपर पावरों को इस्लामिक सिविलाइजेशन ने तबाह कर दिया। लीड करते थे साइंस, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, जो मर्ज़ी आप नाम ले लें, सब में वो लीड करते थे। क्यों? वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ से साहिब कुरान हो के और हम ख्वार हुए तारीक कुरान हो के, इकबाल कहता है। दिस इज़ द सॉल्यूशन, दिस इज़ द सॉल्यूशन। हमें आना पड़ेगा इस तरफ, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। अब आपने कॉपी करके देख लिया ना, 70 साल आपने कॉपी किया अपने कॉलोनियलिस्ट को, कॉलोनियल माइंडसेट के साथ क्या हुआ? यू आर नोवेयर। दुनिया में आपकी क्या स्टैंडिंग है? कुछ भी नहीं। आप अपने मेरी हमारी एक आर्मी पर्सनल से बात हो रही थी। हमने बोला जो आपके रैंक्स हैं आर्मी के, ये ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट, आपने अभी तक वो ब्रिटिश उसके ऊपर रखे हुए हैं। आप क्यों अपना नहीं करते? क्यों आप अपने आर्मी चीफ को सिपह-ए-सालार नहीं कहते? ये ये माइंडसेट वो बना हुआ है और वो आपको उन्होंने आपके मिलिट्री ड्रिल्स के हिसाब से वो आपको लेते हैं, आपके बंदों को लेते हैं, वहाँ ट्रेन करते हैं। वो ट्रेन नहीं करने लेते, वो जब आपको वो बच्चा वहाँ जाता है, आपका आपका फौजी वहाँ जाता है, उसको ब्रेन वॉश करते हैं कि देखो हमारे सिस्टम देखो, हमारी हर चीज़ अलग है। वो यहाँ आके उस वो फिर पता है क्या है? जब आप इन्फ्लुएंस्ड होगे किसी से, तो कभी भी आप उसके खिलाफ लड़ नहीं पाओगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जो रिलक्टेंसनेस है, जो आप रिलक्टेंट हैं अमेरिका से निकलने के लिए और इंग्लैंड के कैंप से निकलने के लिए, ये जो आपको ये देर लग रही है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने ओवर द इयर्स इवन आपके मिलिट्री लोगों को भी लेके जो है उनका ब्रेन वॉश करके और आप उनको एंग्लोफाइल बना हुआ है, जिसको हमने टर्म यूज़ किया एंग्लोफाइल। वो इतना पसंद करते हैं उस कल्चर को, उस तरीक़ेकार को, उस वैल्यूज़ को कि वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो दूसरे कैंप में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके स्टेक्स भी हैं, बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पैसे भी हैं, ये भी है, वो भी है और दोबारा ब्रेन वॉशिंग हुई भी है। इससे निकलना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको इकबाल को कहा, वो वहाँ उन्होंने वो पूरा सिस्टम समझा और आखिर में आके उन्होंने बोला कि खीरा ना कर सका मुझे जलवै दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजफ़। यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, हमें चीज़ों को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा सलमान भाई आगे बढ़ने से पहले 1-2 कमेंट्स हैं हमारे पास जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनको मैं अपने शामिल प्रोग्राम, शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा ज़रूर। अमीन शेख हैं, वो कमेंट करते हैं, उनके मुतालिक हम थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि इंडिया एंड बांग्लादेश भी हैं जो कि सेम चीज़ें फेस कर चुके हैं एज़ अस, वो कैसे ट्रांज़िशन कर रहे हैं, उस पे लाइट डालें। जी जनाब। देखें सिर्फ़ हम अकेले नहीं हैं इस मैख़ाने में। ये जैसे कि कहा कि इंडिया और बांग्लादेश भी है और वो भी वही सफ़रिंग्स में मुब्तला है।
कॉलोनियल माइंडसेट के, और वहाँ पर भी वो मूवमेंट्स चल रही हैं, वहाँ पर भी। आप देखते हैं इंडिया में बहुत सारी बाकायदा मूवीज़ बनी हैं इस माइंडसेट के खिलाफ, बाकायदा वो एड्स बनाते हैं। ये तो वहाँ पर भी एग्ज़िस्ट करता है और बांग्लादेश में भी। और वो ट्रांज़िशन नहीं कर रहे बेसिकली, वो भी उसी स्टेज पे हैं। इंडिया यही कर रहा है कि अपनी इंग्लिश इनहेरिटेंस का, ये जो कॉलोनियल उनका जो ये बैगेज है, उसका फ़ायदा ये उठा रहा है कि वो काम आगे से ले रहा है। मतलब आप कॉल सेंटर्स के हवाले से देख लें, आप बीपीओज़ के हवाले से देख लें, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। हम तो क्या कर रहे हैं, हम वो फ़ायदा भी नहीं उठा रहे, क्योंकि हमारे जो वो तबका है वो बहुत छोटा है और वो खुद ही वहीं चला जाता है। वो कहता है यहाँ काम छोड़ो, वहीं चले जाते हैं यार। क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो सब नहीं जा सकते, तो वो जो एजुकेशन सिस्टम है, जो कि इंग्लिश की बेस पर है, उससे वो फ़ायदा उठा रहा है किसी हद तक। और बांग्लादेश भी ये काम कर रहा है। लेकिन बहरहाल जब आप बात करते हैं कॉलोनियल माइंडसेट की, ओवरऑल ये चीज़ें जो हमने बयान की हैं, ये उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती हैं। वो भी पीछे ही हैं इस मामले में। वो भी कुछ आगे नहीं कर पाएँगे, इनोवेट नहीं कर पाएँगे। कैसे कर पाएँगे? कोई भी कौम जो अपनी लैंग्वेज में सोचे ही ना, बोले ही ना, वो कैसे आगे बढ़ पाएगी अमर, वो मुझे बताएँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने बयान की हैं, वो उन पे भी इम्प्लीमेंट होती हैं। थोड़े स्लाइटली वो जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो हमें पता है। वो अपने एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश बेस्ड है उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, काम ले रहे हैं वहाँ से, क्योंकि वो आजकल जो है आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस तरह के मामलात हैं, तो वो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और हम वो फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। कम से कम हमें वो फ़ायदा ही उठा लेना चाहिए। ये जो अमीन साहब का सवाल था, वो उस तरफ मेरे ख़्याल में रेफ़र कर रहे थे। जी, बिल्कुल, आई होप कि अमीन भाई को इस चीज़ का जवाब मिल गया होगा। अमीन भाई, थैंक यू सो मच कि आपने जॉइन इन किया और आप फ़ॉलो करते हैं। काफ़ी सारे और भी कमेंट्स हैं मेरे पास, लेकिन वक़्त की कमी है, हमें और भी चीज़ें कवर करनी हैं। तो सलमान भाई, आज आप बुक ऑफ द डे पे आप कौन-सी बुक रिकमेंड करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए, ये एक किताब है, इस्लाम और जदीद मईशत व तिजारत। ये तकी उस्मानी साहब की लिखी हुई है, वेल नोन ऑथर है पाकिस्तान में। और ठीक है, जो इस्लामिक बैंकिंग में भी इनको पायनियर समझा जाता है पाकिस्तान में। और बाकायदा दारुल उलूम से भी इनका एक ताल्लुक है। हमारा जो एक सेक्टेरियन दारुल उलूम है, उससे भी इनका ताल्लुक है। और ये किताब है इस्लाम और जदीद मईशत व तिजारत। ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इन्होंने ये किताब लिखी है, जिसमें ये बताते हैं कि एक तकाबुली जायज़ा लेते हैं कि कैपिटलिज़्म जो सरमायादाराना निज़ाम है और जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है। पहली बात तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम अभी कहीं इम्प्लीमेंट नहीं है दुनिया में, किसी भी इस्लामिक मुल्क में भी इवन नहीं है। तो ये केस रख रहे हैं कि अगर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आएगा आपका, तो उसका कंपैरेटिव वो करके बता रहे हैं कि सरमायादार निज़ाम जो है, कैपिटलिज़्म जो वेस्ट में है, या कम्युनिज़्म जो हम बात करते हैं, वो चंद कंट्रीज़ में रह गया है कम्युनिज़्म, तो चाइना उनमें से एक है, नॉर्थ कोरिया है, और कुछ जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ ऐसे हैं। तो तो वो कम्युनिज़्म, कैपिटलिज़्म, इस्लामिक इकोनॉमिक का एक तकाबुली जायज़ा है, और बेसिक आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि इस्लामिक मईशत और तिजारत किस बेसिस पे चलती थी, वो क्या असूल होते थे, सुनहरी असूल जिन पे वो चलते थे। अगर बैंक को कर्ज़ा देना है, तो वो सूद पे ना दे, वो मुदारबा पे कर्ज़ा दे दे। मुदारबा ये होता है कि एक बंदे के पैसे होते हैं और एक बंदा काम करता है। सलीसल अल्फ़ाज़ में बयान कर रहा हूँ, उस पे वो कर्ज़ा दे। इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है कर्ज़े का, वो कर्ज़े हसना का है कि आप बंदे को कर्ज़ा दे दें और जब वो वेल ऑफ हो जाए तो वो आपको लौटा दे। सूद के साथ नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट लौटा दें। अब इसको किस तरीके से बिज़नेस में चैनलाइज़ करना है, बहस हुई है इस पे। मुदारबा किस तरीके से होगा, मतलब जो पैसे प्रोवाइड करेगा रब्बुल माल और जो काम करेगा, उनके दरमियान क्या मामलात होंगे। इस तरह का मुशारका जो है, पार्टनरशिप, उनकी क्या शक्लें होंगी, प्रॉफ़िट और लॉस शेयरिंग क्या रेशियोज़ होंगे। ये बहुत सारी इन्होंने बेसिक चीज़ें जो हैं वो इस किताब में जो है वो डिफ़ाइन की हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इस्लामिक इकोनॉमिक्स को समझने का, इस्लामी तिजारत को समझने का, वो असूलों को समझने का, वो ज़रूर ये किताब पढ़ें, उनको पढ़नी चाहिए ये किताब। और बेसिकली जो जा-बजा वो रेफ़रेंसेस देते हैं, वो कुरान और हदीस में रेफ़रेंसेस देते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और वो बाकायदा जो वो है, वो जो मनी कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, और जो मईशत का जो सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका क्या ताल्लुक है उससे, जो मॉनेटरी सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, उसको वो ब्रीफली डिस्क्राइब करें। बहुत तफ़सील से तो नहीं बताया, लेकिन वो ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए चले। एक अच्छी किताब है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम देयर सिलेबस और कोर्स, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोर्स के अलावा किताब कोई पढ़ता ही नहीं है। उनको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि उनको एक अल्टरनेटिव व्यू मिले कि उनको जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, कि जो सिस्टम है वो कैपिटलिज़्म है, इसके अलावा कोई सिस्टम अच्छा नहीं है। उनके लिए अच्छी किताब है, उनको एक अल्टरनेटिव व्यू मिलेगा, उनको पता लगेगा कि इस्लाम में भी जो असूल दिए गए थे वो ज़बरदस्त थे और उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर राह हमवार करेंगे तो आइंदा जाके इंशाअल्लाह जब भी हमारे यहाँ जो है वो खिलाफत स्टेट बनेगी, और वो स्टेट बनेगी जो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए जो है अहकामात पर मबनी होगी, तो वहाँ जो निज़ाम होगा, वो ये निज़ाम होगा, जो इस्लामिक मईशत में बयान कर दिया गया है, जिसकी सीधा-सीधा बातें तकी उस्मानी साहब ने इसमें कोट की हैं। हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये कनेक्शन है, वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि आप किताबें पढ़ें,
जितनी पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपनी नॉलेज में इज़ाफ़ा करें और उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाएँ। ये नहीं करें कि आप इल्म अपने तक महदूद रख के चले जाएँ इस दुनिया से। उसको शेयर करें, उसको शेयर करने का तरीका ये है कि आप लिखें, उसको शेयर करने का तरीका ये है कि आप वीडियोज़ बनाएँ, उसको शेयर करने का तरीका ये है कि आप बाकायदा सोशल गैदरिंग्स में जाएँ, डिस्कस करें, लोगों के माइंड्स को जो है वो एनलाइटन करें, खुद भी इंस्पायर हों, इंस्पायर करें भी लोगों को। ये तरीका है इल्म को शेयर करने का, जो कि आपका इल्म जारिया बन जाएगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबसे पहले जिस चीज़ की आपको तालीम देने की ज़रूरत है, वो है कुरान मजीद की। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, आपको पता है, उसमें कोई शक-व-शुक की गुंजाइश नहीं है। वहीं से सारे ये सूते फूटते हैं, इल्म और हिकमत के। और उनके कनेक्शन में आप बाकी सब किताबें पढ़ेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, जितनी भी चीज़ आप पढ़ेंगे, आपको बस ना सिर्फ़ समझ में भी आएँगी और अच्छा और बुरा भी आप डिफ़ाइन कर सकेंगे। जिस तरह की शेख सादी ने कहा था कि इल्म बराए हक रहनुमाई जहालत अस। वो इल्म जो आप हक की राह नहीं दिखाता, वो जहालत है। कुरान वो चीज़ है, जो आपको हक की राह दिखाता है, ना सिर्फ़ दिखाता है, बल्कि बताता भी है और ये भी बताता है कि आप अपने माशरे को किस तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म कर पाएँगे, एक जदीद और एक इक्विटेबल और जस्टिस बेस्ड सिस्टम में, जो कि आज के किताब के हवाले से भी हमने बात बताई, किस तरीके से वो इनकम इनइक्वालिटी जो हम माशरे में देखते हैं, जिसकी हमने बात कॉलोनियल माइंडसेट के हवाले से भी की कि 1% मनाती याफ्ता तबका है और 99% लोग सफ़र कर रहे हैं। वो किस तरीके से वो जस्टिस कायम होगा, कुरान में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो सारी हिंट्स और क्लूज़ मौजूद हैं, जिनको पढ़ के आपका माइंड उस तरफ चल पड़ेगा कि आप सोचना शुरू कर देंगे, वो क्रिटिकल थिंकिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर आगे जाके लोगों ने वंडर्स किए इस्लामिक हिस्ट्री में और आप भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले रिसाइटेशन शुरू करें, उसके बाद आप उसकी स्टडी शुरू करेंगे। रिसाइटेशन एक अलग चीज़ है, हमारे यहाँ सिर्फ़ रिसाइटेशन को कुरान का पढ़ना मान लिया जाता है कि आप सिर्फ़ कुरान पढ़ लें। कुरान आप पढ़ लें नाज़रा, उसके बाद आप उसकी स्टडी शुरू करें, उसके बाद जब आप कंटिन्यूटी में आ जाएँगे वो, तो उसके बाद आप पर असरार और रमूज़ खुलना शुरू होंगे। सिर्फ़ बात ये है कि आप इसको पढ़ना तो शुरू करें, कहीं से तो शुरुआत करें। जितना भी आपका एपेटाइट है, जितना भी आपकी इस्तिताअत है, जितनी भी आप वक़्त निकाल सकते हैं, कम से कम वहाँ से तो शुरू करें। आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि आप पहले दिन ही बैठ जाएँ, सब कुछ करने। आप स्टार्ट तो करें और फिर आप देखेंगे आप पे किस तरीके से आप जब सच्चे दिल और नियत से और अल्लाह ताला से रुजू करेंगे, तो आप देखें आप पे किस तरीके से असरार और रमूज़ खुलना शुरू होते हैं। हमारी ये बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे को करने की बात और जितना आप डिले कर रहे हैं, जितना हम डिले कर रहे हैं इस मामलात में, हम उतना ही पस्ती की तरफ जाते चले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने काफ़ी इन डिटेल रिव्यू दिया और कुरान को ज़ाहिर है वो तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको तो हम हमेशा ही कहते हैं हमारे प्रोग्राम में कि हम कुरान पाक को रोज़ाना में पढ़ना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए और उसी के साथ ही कनेक्टेड हैं चीज़ें। जी सलमान भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं बस एक छोटी-सी बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपने व्यूअर्स को ही बोलना चाह रहा हूँ 2 चीज़ों के बारे में। एक तो आज अहमद की बर्थडे है, तो मैं उसको यहीं पर ही विश कर रहा हूँ कि मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अमर। बहुत अमर के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत मेहनत करता है ये और क्या है, इसकी जो नीयत है पाकिस्तान को खुशहाल देखने की और इस्लाम को खुशहाल देखने की, वो बहुत साफ़ है और मैंने बाकायदा इन पर्सन भी बहुत सारे दफ़ा इसके साथ बैठा हूँ और अल्लाह ताला इसकी इल्म में और इसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा आमीन। फ़रमाए। आप लोग सब भी दुआ कीजिए इसके लिए। और जो दूसरी बात मुझे करनी है वो ये कि आज मेरे वालिद साहब का जो है वो पहली डेड एनिवर्सरी है, मतलब बरसी है। तो आप उनके लिए भी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। हम दोनों को बख्शिश और मग़फ़िरत की जो है हम सबको जो है दुआओं में याद रखें। और मेरे वालिद साहब की जो मैंने बात की आपको, ये जो मैं आज बैठा हूँ और ये सब जो आपके साथ हम बात शेयर करते हैं, उनमें उनका बहुत इंटीग्रल पार्ट है, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उनकी लिए दुआएँ मग़फ़िरत कीजिएगा आज ख़ास तौर पे उनकी बख्शिश मग़फ़िरत के लिए। आज उनकी डेड एनिवर्सरी है, पहली बरसी है। बस ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आपकी दुआओं की गुज़ारिश है। हम दोनों को भी ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखें, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ये जो राह है सच बोलने की, इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। आपकी दुआओं की हमें बहुत ज़रूरत रहेगी आगे भी। थैंक यू सो मच सलमान भाई, सबसे पहले कि आपने मुझे मेरी आज सालगिरह की मुबारकबाद दी और दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे और इस बज़म में जो है वो सलमान भाई का ज़्यादा किरदार है, क्योंकि एक चीज़ एक आइडिया मैंने उनसे शेयर किया था और उसके ऊपर उन्होंने मुझे मेरी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की और फिर चीज़ें चलती चली गईं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप सच और हक़ की जब बात करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फ़रमाते हैं और ये मामलात जो हैं वो खुद ब खुद जो है वो चलते चले गए। और जैसा कि आपके वालिद साहब की आज बरसी है, तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और आपको सब्र जमील अता फ़रमाए, क्योंकि वालिद साहब की हस्ती एक ऐसी होती है जो कि एक बैकबोन की मानंद होती है आपकी। और दुनिया में जितने लोग हैं जिनके वालिदैन हयात हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि अपने वालिदैन की जितनी खिदमत कर सकते हैं करें, उनसे जितना फ़ैज़ हासिल कर सकते हैं, उनको जितनी मोहब्बत दे सकते हैं आप दें, क्योंकि उन जैसा रिश्ता, उन जैसी शख्सियत जो है पूरी दुनिया में उसका कोई मुतबादिल नहीं है।
तो अल्लाह ताला जिनके वालिदैन चले गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ, और जिनके हैं मौजूद उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपने माँ-बाप को जो है वो खुश रखें हमेशा, और उनकी जितनी खिदमत कर सकते हैं करें। आज के प्रोग्राम के लिए हम आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। आपने जिन टॉपिक के ऊपर बात की है, और आप इसको शेयर करेंगे, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको आप दूसरे लोगों से शेयर करें, ताकि ये हमारा कारवां जो है वो बनता चला जाए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो टिकर चल रहा है नीचे, उस पे तुरफ़ा तमाशा का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसको आप देख सकते हैं, facebook.com/तुरफ़ा तमाशा। सलमान भाई को अगर आप फॉलो करना चाहें, उनकी काफ़ी जो एक वसी नॉलेज है वो फॉलो आप कर सकते हैं। ट्विटर पे वो अपनी तमाम तर जो थॉट्स हैं उनको शेयर करते हैं, तो सलमान _सैयद उनकी ट्विटर आईडी है। और साथ में आप मेरे ट्विटर आईडी को अगर फॉलो करना चाहें तो अहमद जलील मेरी ट्विटर आईडी, आप उस पे फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्राम को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी होगी, और हम अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पे अमल पैरा होके अपनी कामयाबी की तरफ ज़रूर जाएँगे। अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।